नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कुछ दिनों के अवकाश के बाद हम फिर से अपने ऑर्गेनन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए और आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 23 की। हमने एपोरिज्म नंबर 22 के अंदर चर्चा की कि कोई भी मेडिसिन अगर हमें प्रिस्क्राइब करना है तो उसके दो ही मार्ग हैं। कौन कौन से? एक मार्ग है प्रिस्क्राइब ऑन सिमिलर बेस, सिमिलिया के सिद्धांत के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए, मतलब सम चिकित्सा के सिद्धांत के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। और दूसरा मार्ग कौन सा है? विषम चिकित्सा के मत सिद्धांत के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए, मतलब ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट। दो ही सिद्धांत है जिनके ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और हनीमैन फुटनोट के अंदर लिखते हैं कि एक तीसरा भी एक वे है कि जिसके ऊपर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और उस वे से सप्रेशन होता है, मरीज को कभी भी क्योर नहीं होता है। और हनीमैन ने उस एपोरिज्म के अंदर बहुत क्रिटिसाइज किया है उस समय की जो भी थेरापेटिक पद्धतियाँ रही होंगी, चिकित्सा शास्त्र की पद्धतियाँ रही होंगी, उन सब को। लेकिन हनीमैन क्या सिखाते हैं? हनीमैन सिखाते हैं जिंदगी में भी केवल दो ही मार्ग होते हैं, आपको चुनना होता है कि कौन सा मार्ग चुने, होम्योपैथी करें या होम्योपैथी ना करें। ये दो ही मार्ग होते हैं। हम क्या करते हैं? बीच में से तीसरा वाला मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। मुझे होम्योपैथी करना तो है, लेकिन वो थोड़ा पैसे कमाने का भी मेरे के ऊपर, वो तीसरा कोई मार्ग होता है, वो आपको क्योर नहीं देता, वो आपको खुशी नहीं देता। उसमें आप पैसे कमाने के लिए कुछ और करते हैं, आपको करना कुछ और है, मतलब आप दुखी ही दुखी होंगे। मालूम चल रहा है? वैसे तो मुझे डाइट करना है, मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी अब वड़ा पाव है तो मैं खा लेता। या तो आप वड़ा पाव खाओ या तो वड़ा पाव मत खाओ, इसके अलावा तीसरा कोई मार्ग नहीं है। मालूम चल रहा है? या तो आप सिमिलिया के सिद्धांत के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करो या तो आप ऑपोजिट के सिद्धांत के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करो, तीसरा सिद्धांत नहीं। मालूम चल रहा है? दो ही मार्ग हैं, या तो अंधेरा होता है या तो उजाला होता है। मालूम चल रही है? या तो भूख लगी होती है या तो भूख नहीं लगी होती है, या तो आप जिंदा हैं या तो आप मर गए हैं। उन बीच में कुछ भी नहीं है, क्लियर कट डिवाइडेशन है। मालूम चल रहा है? जिंदगी में हर जगह सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, आपको चुनाव करना है कि कौन से रास्ते पे जाया जाए। हनीमैन कहते हैं फुटनोट 22 के अंदर, देयर इज थर्ड वे, एक तीसरा मार्ग है जिसमें लोग तीसरे मार्ग को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और हनीमैन ने उसको नाम भी दिया है, पढ़िएगा 22 एपोरिज्म का फुटनोट, कि जिसमें मेडिसिन का और डिसीज के सिम्टम का कोई कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी वो प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कभी भी क्योर नहीं करती। केवल और केवल उससे सप्रेशन होता है, पैलिएशन होता है और डिसीज इनक्योरेबल स्टेज की ओर जाता है। मालूम चल रहा है? हम भी जिंदगी में वही करते हैं, चुनाव नहीं कर पाते हैं, बीच का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करते हैं हर जगह, और इसीलिए हम भी इनक्योरेबल डिसीज पाते हैं। मालूम चल रहा है? या तो आपको बुखार है या तो आपको बुखार नहीं है, या तो आपको डेंगू है या तो आपको डेंगू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है डेंगू की असर है। मालूम चल रहा है? या तो आपको टाइफाइड है या तो आपको टाइफाइड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है टाइफाइड की असर है, असर बसर नहीं होती, या तो वो होता है या तो वो नहीं होता है। मालूम चल रहा है? जिंदगी में हर जगह आप जो भी देखेंगे वहां पे आपको दो ही रास्ते मिलेंगे, और उनमें से कौन सा चुनाव किया जाए, कौन सा रास्ते पे चला जाए, वही डिसाइड करेगा, निश्चित करेगा कि आप जिंदगी में कहाँ जाएंगे। तो हनीमैन ने एपोरिज्म 22 में हमें दो रास्ते दिखाए कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के दो रास्ते हैं। कौन कौन से? होम्योपैथी एंड एंटीपैथी। मालूम चल रहा है? मेडिसिन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया एंड मेडिसिन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ऑपोजिट। अब हम बढ़ते हैं एपोरिज्म 23 की ओर। आप homeopathic-gurukul.com के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। Organon means an instrument of thought, especially a means of reasoning or a system of logic। मतलब
ऑर्गेनन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम ढूंढेंगे कि लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर दी गई मेडिसिन क्योर करती है या लॉ ऑफ ऑपोजिट के ऊपर दी गई मेडिसिन क्योर करती हैं। वो ढूंढने का जो शस्त्र है उस शस्त्र का नाम है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। क्लियर? एपोरिज्म 23, ऑल प्योर एक्सपीरियंस however and all accurate research convince us that persistent symptom of the disease are far from being removed and annihilated by opposite symptom of the medicine, as in the antipathic and enantiopathic or a palliative method. That on the contrary, after transient apparent elevation, they break forth again only with increased intensity and becomes manifestly aggravated. See the aphorism 58 to 62 and 69, जहाँ पे हनीमैन ने एंटीपैथी का डिस्क्रिप्शन दिया है। हम वो जब भी एपोरिज्म हमारे सामने आएंगे, हम 23 के ऊपर हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब उन एपोरिज्म को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हनीमैन क्या कहते हैं? ऑल द प्योर एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव, however and all accurate research convince us that persistent symptom of the disease are far from being removed and annihilated by opposite symptom of the medicine. opposite symptom of medicine का मतलब क्या है? हनीमैन देते हैं एंटीपैथिक और एनांटियोपैथिक। मतलब क्या कि ऐसी मेडिसिन देना जो रोग के सिम्टम हैं उनसे विपरीत सिम्टम प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपैथिक या एनांटियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है? पूरे का पूरा पिक्चर नहीं लिया जाता है। जो भी चीफ कंप्लेन होती है, परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ द डिसीज होता है, उसको पकड़ के ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो उससे विरुद्ध प्रक्रिया करे। कोई मरीज है जिसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसे कैसी मेडिसिन दी जाएगी? जो उससे विरुद्ध प्रक्रिया मतलब डायरिया करे। जिसकी चीफ कंप्लेन कॉन्स्टिपेशन है, जिसका परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ द डिसीज कॉन्स्टिपेशन है, उसे कैसी मेडिसिन दी जाएगी? जो डायरिया प्रोड्यूस करे। जिसकी परसिस्टेंट सिम्टम डायरिया है तो उसे कैसी मेडिसिन दी जाएगी? कॉन्स्टिपेशन पैदा करे। मालूम चल रहा है? अगर किसी को ठंड बहुत लग रही है तो उसे कैसी मेडिसिन दी जाएगी? जो गर्मी पैदा करे। किसी को बुखार आ गया है और गर्मी बहुत लग रही है तो कैसी मेडिसिन दी जाएगी? जो ठंड पैदा करे। मालूम चल रहा है? ऑपोजिट, इसे कहा जाता है एनांटियोपैथिक और एंटीपैथिक। persistent symptom of disease are far from being removed and annihilated by opposite symptom of the medicine. That on the contrary, मतलब क्या कहते हैं कि पूरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के अंदर पता चला है कि हम मेडिसिन एंटीपैथी और एनांटियोपैथिक में परसिस्टेंट सिम्टम की विरुद्ध प्रक्रिया वाली देते हैं। ऐसी मेडिसिन देते हैं जो डिसीज से बिल्कुल उल्टी रिएक्शन दे, उल्टी एक्शन दे, लेकिन उससे कहीं भी हमें ऑपोजिट सिम्टम ऑफ मेडिसिन से कहीं भी रिमूवल और एनिहिलेशन बाय ऑफ डिसीज नहीं मिला है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं मिला है कि ऑपोजिट सिम्टम के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हो और डिसीज क्योर हो गया हो या डिसीज चला गया हो या जड़ मूल से डिसीज नष्ट हो गया हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला है। दैट ऑन द कॉन्ट्रारी, आफ्टर ट्रांजिएंट अपीरेंट एलिवेशन they break forth again only with increased intensity and become manifestly aggravated. हनीमैन क्या कहते हैं? लेकिन हमें तो इससे भी विरुद्ध क्या मिला है कि एंटीपैथिक मेडिसिन देने के बाद वो सिम्टम थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाता है, थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा सीवियरिटी के साथ वापिस आता है, एग्रावेटेड होके वापिस आता है। मतलब आपको आपके पास मरीज हैं जिनको आप कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन देते हैं जो डायरिया पैदा करती है, ठीक है, आप वो मेडिसिन देंगे, उनको अच्छे से स्टूल पास हो जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? उस मेडिसिन के उतने पावर की उनके ऊपर इफेक्ट नहीं मिलेगी। वो बोलेंगे डॉक्टर साहब अब आपने जो दवाई दी थी ना, वो एक गोली लेता हूँ ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 2 गोली लो। 2 गोली से थोड़े दिन अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से वापिस डॉक्टर साहब फिर से कब्ज हो गई, 2 गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं। मालूम चल रहा है? डिसीज डे बाय डे कुछ टाइम तक उसमें आराम मिलता है, लेकिन
इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ एंड एग्रावेटेड फॉर्म में हमें मिलता है। मालूम चल रहा है? आप किसी को ठंड लग रही है और उसको गर्मी पैदा होने वाली दवाई देंगे तो कुछ देर तक उसके बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसके बाद और ठंड लगने लगेगी। मालूम चल रहा है? आप किसी को बहुत बुखार है, बहुत गर्मी हो रही है और आपने उसको ऐसी दवाई दी जिससे उसको ठंडक हो, तो थोड़ी देर ठंडक रहेगी, लेकिन फिर और सीवियरली हीट आएगी। मालूम चल रहा है? और इसको अभी और थोड़ा सा सोचा जाए तो किसी के शरीर में बैक्टीरिया या वायरस या पैरासाइट का अटैक हुआ है और आप क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट को किल कर देते हैं। वो थोड़े दिनों के लिए चले जाएंगे, लेकिन फिर बहुत ज्यादा, बहुत सीवियर होके वापिस आएंगे। मालूम चल रहा है? तो डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को तो देखिए सर्दी जुकाम शुरू ही रहता है, हफ्ते में 2 बार दवाई लेने जाना पड़ता है। क्यों? इट मे बी एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक मोड ऑफ द ट्रीटमेंट। मालूम चल रहा है? हनीमैन कहते हैं पूरे एक्सपीरियंस में और रिसर्च में कहीं भी नहीं देखा गया है कि उससे कोई भी डिसीज क्योर हुआ हो या हेल्थ रिस्टोर हुई हो। उससे क्या होता है, थोड़े दिनों का आराम होता है, थोड़े समय का आराम होता है और फिर डिसीज और सीवियर फॉर्म के अंदर वापिस आता है। आपका नोज कंजेशन हो गया है, मैं आपको ऐसी मेडिसिन दूं जो नोज को खोल दे, डीकंजेस्टन कर दे, तो आपका नोज थोड़े समय के लिए कंजेशन मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर वापिस और ज्यादा कंजेशन के साथ आएगा। मालूम चल रहा है? क्यों? क्योंकि साइन एंड सिम्टम क्या है? इट इज अ टीयर्स ऑफ वाइटल फोर्स, दे प्रोड्यूस्ड बाय द वाइटल फोर्स। अब आप उनको दबाने का कोशिश करते हैं, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब मेडिसिन सिम्टम सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलर मेडिसिन नहीं दी गई है। अगर सिमिलर मेडिसिन दी गई होती तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, जो भी वीक होता वो चला जाता, स्ट्रांग होता वो रह जाता, ठीक है। लेकिन आपने तो ऑपोजिट मेडिसिन दी है। ऑपोजिट मेडिसिन दी है तो क्या होगा, ऑपोजिट मेडिसिन अपना आर्टिफिशियल डिसीज क्रिएट करेंगी, तो थोड़े टाइम के लिए वो आर्टिफिशियल डिसीज क्रिएट होगा तो मायाजम का डिसीज है वो दब जाएगा, साइड में रह जाएगा, वो आगे आएगा हमें। व्हेन टू डिसिमिलर डिसीज आर मीट इन द बॉडी, क्या होता है, अब वो मायाजमेटिक डिसीज साइड में रह गया, जैसे ही आपकी मेडिसिन का असर खत्म, वो डिसीज और एग्रावेटेड फॉर्म में वापस आया। मालूम चल रहा है? इसीलिए हनीमैन मना करते हैं कि एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक मेडिसिन का, हम हनीमैन ने कहा है कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी क्योर नहीं देखा। वो मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं आपको करना है तो करो, लेकिन क्योर नहीं मिलेगा। मालूम चल रहा है? किसी व्यक्ति को किसी चीज का एलर्जी हो गया है, अब एलर्जी हो गया है तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके ब्रोंकस के अंदर म्यूकस भर गया है और ब्रोंकस का ऐसे संकोचन हो रहा है, तो आप वहां पे कौन सी मेडिसिन देंगे? ऐसी मेडिसिन देंगे जो उस ब्रोंकस को डायलेट करे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको डायलेट करे। आप मेडिसिन देंगे तब डायलेट होगा, लेकिन फिर एग्रावेटेड फॉर्म में होगा ना। मालूम चल रहा है? हनीमैन कितनी अच्छी, हनीमैन ने सिर्फ एक ही बात की है कि एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक मेडिसिन ऑपोजिट सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, लेकिन हमारे अनुभव में हनीमैन कहते हैं कहीं पे भी उससे क्योर नहीं होता है। डिसीज ट्रांजिएंट अपीरेंट एलिवेटेड, दे ब्रेक फॉर्थ अगेन ओनली विथ इंक्रीज इंटेंसिटी एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रावेटेड। इसीलिए आज कभी कभार एक्यूट और सर्दी जुकाम होता था, उसमें से धीरे धीरे बार बार सर्दी जुकाम होने लगा, उसमें से धीरे धीरे एलर्जी होने लगा और हर रोज सर्दी जुकाम होने लगा। इतना हम कहां से लेके आए हैं? शायद इसका जवाब एपोरिज्म 23 के अंदर है। मालूम चल रहा है? पहले
कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहते थे, उसके बाद इंटूससेप्शन हो गया या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या तो आईबीएस हो गया या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। इसका मतलब ये सब चीजें क्या हैं, आज हम जिस चीजों को डायग्नोसिस के नेम में सुनते हैं ना, ये सब चीजें क्या हैं? दे आर इंक्रीज इंटेंस and aggravated symptom of the disease due to antipathic or enantiopathic or palliative method of the treatment। मालूम चल रहा है? पहले सिंपल टॉन्सिलाइटिस होता था, टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, और वहां पे कुछ बैसिलाई आ गए हैं, ठीक है, तो अब आपको वहां पे आप ऐसी दवाई देंगे जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर रही है, तो फिर क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद उससे भी एग्रावेटेड इन्फ्लेमेशन होगा। मालूम चला? फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। समझ आ रहा है एपोरिज्म 23 को किस तरीके से समझना है? हनीमैन ने सिर्फ ग्लिम्स लिख दिए हैं, उन्होंने इसको कोड वर्ड में लिखा है, इसको समय समय पे अब उस समय के मुताबिक इंटरप्रेट करना होता है। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी आपको इरप्शन होते हैं, स्किन इरप्शन, ठीक है, तो आप ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो उन इरप्शन को दबा दे, मतलब ऑन द ऑपोजिट सिम्टम। खुजान आती है तो ऐसी दवाई जो खुजान कम कर दे, तो उस टाइम पे तो खुजान कम हो जाएगी या इरप्शन चले जाएंगे, लेकिन फिर कुछ घंटों, कुछ मिनटों, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के बाद इंक्रीज इंटेंसिटी और एग्रावेटेड के साथ वापिस आएंगे। मालूम चल रहा है? तो स्कैबिस में से धीरे धीरे रिंगवॉर्म में से धीरे धीरे सोरियासिस, एक्जिमा, ये सब चीजें क्या है? हमारी जर्नी है। व्हाट इज सोरियासिस? स्केलिंग हो रही है ना वहां से। क्यों हो रही है स्केलिंग? It is a aggravated and severe in the intensified form symptom of that skin disease जिसको आपने एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड से ट्रीट किया। मालूम चल रहा है हनीमैन की बात? हनीमैन बार बार एक ही चीज कहते हैं, व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज ए सिंपल एक्यूट डिसीज और इट इज अ राइनाइटिस जो कभी कभार एक साल में एक आध 2 दफा 3 दफा होती है, लेकिन जिसको आपने बार बार एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड से ट्रीट किया तो क्या हुआ? वो एग्रावेटेड फॉर्म में और इंटेंस्ड फॉर्म में वापिस आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस। हम उसको अलग नाम दे देते हैं, लेकिन हनीमैन की नजर में वो चीजें अलग नहीं है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? तो पता चल गया। अब हनीमैन ने आपको कहा कि 2 ही रास्ते हैं, होम्योपैथिक और एंटीपैथिक, और हनीमैन अब क्या कह रहे हैं? एपोरिज्म 22 के अंदर हनीमैन ने कहा कि जी 2 रास्ते हैं, होम्योपैथिक और एंटीपैथिक, लेकिन अब एपोरिज्म 23 में हनीमैन क्या कहते हैं कि कभी ऐसा देखा नहीं गया है कि एंटीपैथिक मेडिसिन से कभी कोई क्योर मिला हो। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ? क्योर करने का केवल एक ही रास्ता है, होम्योपैथी। मेडिसिन ऑन द सिम्टम सिमिलैरिटी, मेडिसिन का नाम कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेडिसिन हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस के ऊपर दी जानी चाहिए। मालूम चला? इसी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अभी कार्सिनोमा के केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? अब आपको पूरा जनरेशंस देखना पड़ेगा कि पहले कुछ नहीं होता था, सामान्य सर्दी जुकाम होता था, उनको आपने एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक और डिसिमिलर मेडिसिन से ट्रीट किया तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बच्चों को सर्दी जुकाम का टेंडेंसी बन गया, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। अब जिनके पिताजी को सिर्फ कभी कभार सर्दी जुकाम होता था, उनके बेटे को टेंडेंसी टू कैच कोल्ड हो गया, फिर भी आपने उनको होम्योपैथी से ट्रीट नहीं किया,
होम्योपैथी के अलावा किसी और से ट्रीट किया, चाहे पैलिएटिव हो, चाहे एनेंटियोपैथिक हो, एंटीपैथिक हो, कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। उसको टेंडेंसी ऑफ कैच कफ कोल्ड था, अब उसके बेटे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, फिर भी आपने वहां पे भी सिम्टम सिमिलैरिटी से ट्रीट नहीं किया है, ठीक है, तो फिर उनका जो बेटा आएगा उनको एलर्जी डेवलप हुआ, उसको भी फिर भी होम्योपैथी से ट्रीट नहीं किया गया है, तो 5th और 6th जनरेशन के अंदर शायद कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब डिसीजेस आ सकते हैं। सो ये डिसीजेस आज मैनिफेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब डिसीज आज ही पैदा हुए हैं। सामान्य जो कफ कोल्ड है, सामान्य जो अर्टिकेरिया है, सामान्य जो स्किन इरप्शंस हैं, सामान्य जो सर्दी जुकाम है, सामान्य जो कॉन्स्टिपेशन है, एक को कॉन्स्टिपेशन था, ठीक है, उनको आपने सिम्टम सिमिलैरिटी से ट्रीट नहीं किया, कोई भी मेडिसिन दे दी, तो उनका कॉन्स्टिपेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होके उनके बेटे में आया, बेटे को फीसर हुआ, फिर भी आपने उनको होम्योपैथिकली ट्रीट नहीं किया। हम होम्योपैथिकली शब्द यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है हनीमैन के सिद्धांतों के ऊपर, होम्योपैथिक दवाइयों से नहीं, ठीक है। फिर उनके बेटे को पाइल्स हुआ, फिर भी वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ, और फिर उसके बेटे को एनोरेक्टल कार्सिनोमा हुआ। तो ये कार्सिनोमा सिर्फ उसको हुआ, मतलब ये तभी 2-4-5 साल में या 2-3-4-5 महीने में हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। कार्सिनोमा ये क्या है? ये वही कॉन्स्टिपेशन है जिसको ऑपोजिट सिम्टम के तहत ट्रीट किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? 5 जनरेशन के पहले का जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसको होम्योपैथिकली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उसका सिम्टम इंटेंसिटी बढ़ते हुए और मैनिफेस्टेशन एग्रावेट होते 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 5th जनरेशन में वो कार्सिनोमा और ट्यूमर के तहत मैनिफेस्ट होता है। यस, इट इज इवोल्यूशन ऑफ द डिसीज। और यहाँ पे हनीमैन के मायाजम है कि सोरा में से सोरो प्लस साइकोसिस, सोरो प्लस साइकोसिस सिफिलिस, मिक्स मायाजमेटिक डिसीज, और सोरा प्योर सिफिलिस और प्योर साइकोसिस। वो जब मायाजम की बात आएगी तब हम कहेंगे। लेकिन मालूम चल रहा है, आप अगर किसी व्यक्ति को होम्योपैथिकली ट्रीट कर रहे हैं तो आप उसके तो डिसीज को क्योर कर रहे हैं, उसके आने वाले डिसीज को अबॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर को, भविष्य में आने वाली जनरेशन को भी ऐसे एग्रावेटेड और इंटेंस मैनिफेस्टेशन से बचा रहे हैं। इसीलिए हनीमैन कहते हैं हमें नोसोलॉजिकल नेम से कोई मतलब नहीं है। नोसोलॉजिकल नेम आर जस्ट नेम ऑफ दैट इंटेंसिफाइड एग्रावेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट डिसीज। क्लियर हो रहा है? किस तरीके से वो सर्दी जुकाम में से कार्सिनोमा, कॉन्स्टिपेशन से कार्सिनोमा, मालूम चल रहा है? ये सब हम आपको एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता हो, हम आपको समझाने के लिए ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शायद हम हनीमैन को जितना समझ पा रहे हैं उसमें हनीमैन ये चीजें बता रहे हैं। मायाजम कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और अभी तो साइंस भी इसको बिलीव कर रहा है ना, मेनी डिसीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो यहाँ पे हम मैनी डिसीज शब्द यूज करते हैं, लेकिन हनीमैन क्या करते हैं? मैनी मैनिफेस्टेशंस। आज जो मैनिफेस्टेशन है वो एक पिताजी के अंदर वो मैनिफेस्टेशन है, वो शुगर के रूप में है, और वो उसके बेटे के अंदर, शुगर मतलब डायबिटीज मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म, उसके बेटे के अंदर वही मैनिफेस्टेशन, या उसके भाई के अंदर वही मैनिफेस्टेशन डिस्टर्बेंस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म के तहत आता है, और उनको डिस्लाइपिडेमिया हो सकता है। हनीमैन की नजर में दोनों ही एग्रावेटेड और इंटेंसिफाई सिम्टम ही हैं। मालूम चल रहा है? उसकी बहन है तो उसको थायराइड मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। मालूम चल रहा है? चीजें सब एक ही हैं, सिर्फ उनको बार बार एंटीपैथिक, एनेंटियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके कारण वो इंक्रीज इंटेंसिटी और एग्रावेटेड होके आए हैं।
और वो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ही दबाया गया हो उनको, और आपके अंदर भी उनको एंटीपैथिक और एनेंटियोपैथिक और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट किया गया हो। आपके पूर्वजों के अंदर भी हो सकता है। हनीमैन क्या कहते हैं, उन सब चीजों को आप नहीं रोक सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट पेशेंट होम्योपैथिकली, सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस के ऊपर ट्रीट कीजिए। आप मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? हनीमैन ने सिर्फ एपोरिज्म 23 के अंदर 5-6 लाइन है ही लिखी हैं, लेकिन हनीमैन ने बहुत कुछ कह दिया है इसके अंदर कि होम्योपैथ को कैंसर ट्रीट करने से पहले भी कुछ डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? कैंसर इट इज जस्ट एग्रावेटेड और इंटेंस द सिम्टम। मालूम चल रहा है? आपको एसिडिटी होता है, टोबैको डिजायर है, बहुत इरिटेबल पर्सन है, चिली पर्सन है, मेडिसिन कैन बी नक्स वोमिका। ठीक है, वो कभी कभार डॉक्टर साहब कभी स्पाइसी खा लेता हूं ना तो ही मुझे एसिडिटी होती है, वैसे नहीं होती। मेडिसिन कैन बी नक्स वोमिका। डॉक्टर साहब एसिडिटी का बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा भी खाने में इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा कभी भी थोड़ा ही बाहर का आ जाए, इवन खाने का टाइम में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए ना तो भी तुरंत एसिडिटी हो जाती है। मुझे टोबैको की आदत है, चिली पेशेंट हूँ, इरिटेबल हूँ, मेडिसिन कैन बी नक्स वोमिका। डॉक्टर साहब हर रोज एसिडिटी रहती है, कुछ भी खाओ, पानी भी पीऊँ ना तो भी एसिडिटी रहती है, मुझे टोबैको खाने की बहुत मन होती है, चिली पेशेंट हूँ, इरिटेबल हूँ, और मैं ऐसे वॉमिट कर देता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मेडिसिन कैन बी। आपके पास मरीज एंडोस्कोपी का रिपोर्ट लेके आया, डॉक्टर साहब हाइटस हर्निया है, मुझे एसिडिटी होती है, टोबैको खाने की इच्छा होती है, वॉमिट कर देता हूँ तो अच्छा लगता है, चिली पेशेंट हूँ, इरिटेबल हूँ, मेडिसिन कैन बी। आपके पास मैं पेशेंट एंडोस्कोपी का रिपोर्ट लेके आया जिसके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर है, डॉक्टर साहब एसिडिटी का तकलीफ है, बहुत एसिडिटी होती है, वॉमिट कर देता हूँ तो अच्छा लगता है, और इरिटेबल हूँ, चिली हूँ, मेडिसिन कैन बी नक्स वोमिका। पेशेंट आपके पास एंडोस्कोपी का और बायोप्सी का रिपोर्ट लेके आया है और बोला जाता है कि स्टमक सस्पेक्टेड स्टमक कार्सिनोमा और स्टमक कार्सिनोमा क्लिनिकल कोरिलेशन, ऐसा आपको पेशेंट ने बोला कि मुझे स्टमक कैंसर है, मुझे एसिडिटी होती है, वॉमिट कर देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे तंबाकू खाने की बहुत इच्छा होती है, चिली पेशेंट हूँ, इरिटेबल हूँ, मेडिसिन कैन बी। मालूम चल रहा है? एक ही सिम्टम है जो बार बार दबाने से उसको पैलिएटिव, एनेंटियोपैथिक और एंटीपैथिक या तो नॉन होम्योपैथिक मेडिकेशन करने से वो एग्रावेटेड होके और इंटेंस होके आ रहा है। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो टोटालिटी बनानी है, दवाई देनी है। इसीलिए हम आपको मटेरिया मेडिका के हर व्याख्यान के अंदर बार बार कह रहे थे कि देयर इज, हमें क्या है, हमें पैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है टोटालिटी। मालूम चल रहा है? क्लियर हो गया? एपोरिज्म 23 के अंदर हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? हनीमैन हमें इसमें हिम्मत देते हैं कि चिंता मत करो, डिसीज का नाम कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, हमें उससे क्या, इट इज अ जस्ट इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड एग्रावेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम। क्लियर हो रहा है? आज से कई साल पहले वो एक सामान्य ही सिम्टम था, लेकिन उसको बहुत बार नॉन होम्योपैथिक सिद्धांतों के विपरीत और सिद्धांतों से पर हट के उसको दवाई देकर दबाया गया, इससे वो एग्रावेट होके आया है, इससे वो इंटेंस होके आया है। हमें क्या करना है? केस लेना है, टोटालिटी बनानी है, सिम्टम सिमिलैरिटी करनी है और दवाई देनी है। हनीमैन पहले हमें बताते हैं केवल 2 ही रास्ते हैं मेडिसिन देने के, होम्योपैथिक और एंटीपैथिक, मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ ऑपोजिट, केवल 2 ही रास्ते हैं जिसके तहत मेडिसिन दी जाती है। हनीमैन आगे बताएंगे कब एंटीपैथिक मेडिसिन देना है, कुछ कंडीशंस के अंदर, लेकिन हर केस के अंदर नहीं। ठीक है? और उन्होंने बताया कि तीसरा रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं वो गलत रास्ता है, उससे कभी भी क्योर नहीं मिलता है। उससे क्या होता है, इस तरीके से डिसीज एग्रावेट होते हैं, इंटेंस होते हैं और नए नए डिसीज डायग्नोस्टिक नेम आते जाते हैं। अब हमें मालूम चल रहा है क्यों पिछले कई सालों से हमें हर बार नए डिसीज मिलते रहते हैं। आपके पास एक मरीज आते हैं जिनको
फीवर विथ चिल है, बिटर टेस्ट इन माउथ है, और वॉमिटिंग होती है, और गैस की बहुत दिक्कत होती है, भूख नहीं लगती है। मेडिसिन और रिपोर्ट के अंदर आया है मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट इन स्मीयर, मेडिसिन कैन बी चाइना। ठीक है, अब वही सिम्टोमेटोलॉजी के साथ दूसरा मरीज आपके पास आता है जिसके अंदर आपको जिसके कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अंदर कहा जाता है कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस प्रेजेंट, तो मेडिसिन कैन बी चाइना। सिम्टोमेटोलॉजी वही है। उसी सिम्टोमेटोलॉजी के साथ आपके पास पेशेंट आता है और लिखा जाता है कि देयर इज वायरल कंडीशन, रिपोर्ट के अंदर आता है, मेडिसिन कैन बी। मालूम चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है मेडिसिन सिलेक्ट करने के लिए। और फिर क्या है कि पहले हमारा बॉडी था वो पैरासाइट्स को रिस्पॉन्ड करता था। वायरल आर एंड बैक्टीरियाज आर एंशिएंट, वो लाखों सालों से पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, अपने पूरे बॉडी की इम्यून सिस्टम को बार बार एंटीपैथिक और एंटीओपैथिक और पैलिएटिव मेथड दिया। इससे क्या हुआ, फिर हमारा बॉडी बैक्टीरिया के सामने भी रिएक्ट करने लगा। मालूम चल रहा है, फिर भी हम नहीं माने, हमने उनको नॉन होम्योपैथिक मेडिकेशन दिया, तो हमारा बॉडी फिर क्या करने लगा, स्मॉल वायरल के जो हमारे लिए कॉमन हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, उनके सामने भी रिएक्ट करने लगा और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने लगा। फिर भी हम नहीं माने, फिर अब क्या हुआ, कुछ नहीं है, हमारा बॉडी है वो अपने ही सेल के सामने रिएक्ट करने लगता है, जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? इट इज अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जो कई सालों पहले केवल बड़ी बड़ी चीजों के सामने ही था, वायरल कई सालों पहले यानी पैरासाइट्स, लेकिन अब अपने ही बॉडी के सेल के सामने है। क्यों? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन होम्योपैथिकली ट्रीट नहीं किया जाता है, सिद्धांतों के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है, सिद्धांतों का कॉम्प्रोमाइज करके किया जाता है, और हमें लगता है कि हम क्योर कर देते हैं। इज इट क्योर? हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता, हनीमैन को तो नहीं लगता। हनीमैन क्या कहते हैं, पहले हम उन्होंने बताया 2 मार्ग है, और फिर बताया कि 1 मार्ग से कभी क्योर नहीं मिलता है। मतलब क्यों किस मार्ग से मिलेगा? दूसरे मार्ग से, वो आएगा आगे। क्लियर? एपोरिज्म 23 क्लियर हो रहा है? सिर्फ 6 लिटी ही, 6 लाइन भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम इसको इतना समझे हैं। हमारा भूल हो सकता है, हम गलत हो सकते हैं, अगर गलत हैं तो प्लीज हमें करेक्ट कीजिएगा। हम देख लेते हैं सिम्टम्स, मेडिसिन, डिसीज, एनिलिटिंग, एंटीपैथिक, पैलिएटिव एंड एनेंटियोपैथिक, सारी बातें हम आगे बात कर चुके हैं। एनेंटियोपैथिक मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज बाय ऑपोजिट, लॉ ऑफ ऑपोजिट। एक सुभाषित के साथ हम अपने व्याख्यान की समाप्ति करेंगे। अश्वस्य भूषणम वेगो, मदत्तस्य गजभूषणम, चातुर्य भूषणम नार्या, उद्योगो नरभूषणम। तेज चाल घोड़े का आभूषण है। घोड़ा कौन सा अच्छा? जो सबसे तेज चलता हो वो। मदमत्स चाल है वो हाथी का आभूषण है। हाथी कौन सा अच्छा? जो कंट्रोल्ड चाल चलता हो वो। चातुर्य नारी का आभूषण है। नारी कौन सी अच्छी? चतुर। एक चतुर नार करके श्रृंगार। क्यों चतुर नार? इस सुभाषित में से आया। चातुर्य नारी का आभूषण है और उद्योग में लगे रहना ये नर का आभूषण है। और होम्योपैथ का आभूषण क्या है? ट्रीट विथ सिमिलिमम, वो होम्योपैथ का आभूषण। मालूम चल रहा है? घोड़ा वही जो सबसे तेज दौड़े। घोड़ा अच्छा वही जो सबसे तेज दौड़े। होम्योपैथ अच्छा वही जो हर जगह पे लॉ ऑफ सिमिलिया के तहत प्रैक्टिस करे। क्लियर? जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ। ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे का पूरा व्याख्यान देखें और सभी व्याख्यान देखें, तभी आपके समय का सदुपयोग हो पाएगा, वरना समझ में बहुत दिक्कत होगी।